हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज जो है हम 12वीं भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर जो है करने जा रहे हैं। उसमें हमारे पास एक टॉपिक आएगा कूलाम नियम के बाद में परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता। एप्सिलॉन आर से जो हम लिखते हैं उसको क्या टॉपिक है? परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता। उसको पढ़ने से पूर्व जो है मैंने एक टॉपिक यहाँ पर लिया है विद्युतशीलता। अपन उसको कंप्लीट करें उससे पूर्व जो है हम पढ़ते हैं विद्युतशीलता। वैसे अपनी बुक में कौन सा जो है टॉपिक दिया हुआ है? ये रहा, परावैद्युतांक, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या फिर हम कह सकते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता। इससे पूर्व के वीडियो में जो है हम कूलाम नियम को कंप्लीट कर चुके हैं और कूलाम नियम से जस्ट आगे वाला टॉपिक हमारे पास परावैद्युतांक का है। इसको पढ़ने से पूर्व जो है अपन यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी पढ़ने से पूर्व जो है परमिटिविटी को पढ़ लेते हैं कि परमिटिविटी क्या है, फिर रिलेटिव को समझेंगे। तो देखिए, मैंने ये टॉपिक डाला हुआ है विद्युतशीलता, जिसको कि परावैद्युतता भी कहते हैं और इंग्लिश में है परमिटिविटी यानी विद्युतशीलता। इसको समझने के लिए एक जो है अपन सिंपल सा डायग्राम बनाते हैं। दो चालक छड़ लेते हैं, एक का नाम ए लिख लेते हैं और दूसरे का नाम जो है ये बी। दो छड़ें हो गई अपने पास, ए और बी। एक को अपन धनावेशित कर देते हैं, ये ठीक है, ये धनावेशित छड़। दूसरी को अपन ऋणावेशित कर देते हैं और अपन क्या करते हैं कि एकांक आवेश को, एकांक धनावेश है ये +1 कूलाम, एकांक धनावेश को हम यहाँ पर बीच में रख देते हैं दोनों छड़ों के। अब आप सोच के बताइए कि जो है इस धनावेश के कारण इस एकांक आवेश पर लगने वाले बल की दिशा क्या होगी और इस ऋणावेश के कारण इस एकांक धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा क्या होगी। इसको हम देखते हैं। देखिए, ये धनावेश है और ये भी धनावेश है। समान आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण होगा तो आप कह देंगे कि ये जो है ए प्लेट के कारण जो बल होगा वो कुछ इस तरफ होगा, ये जो अपन ने एरो के निशान से बताया है। चलिए, इस ऋणावेश प्लेट के कारण बताइए। ऋणावेश प्लेट में आप जानते हैं कि ये धनावेश है, ये ऋणावेश है, दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, यानी कि एकांक आवेश इन ऋणावेशों से आकर्षित होगा तो इस तरफ चलने का या बल जो है इस तरफ लगेगा। ठीक, ये रहा। यानी कि कुल मिला के क्या हो गया कि इन प्लेटों के कारण एकांक आवेश पर जो लगने वाले बल की दिशा है वो ए से बी की ओर हो रही है। किस तरफ हो रही है? ए से बी की ओर। किस तरफ हो रही है? ए से बी की ओर। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर कुल बल, जिसको हम ई से नोट कर लें, तो ई ए प्लस ई बी समान दिशा में होने के कारण उनका योग हो गया। और अपन यहाँ पर जो है क्या कह रहे हैं कि जो दिशा होगी वो किस तरफ होगी? ए से बी की ओर, यानी कि धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर। अब जो है आप देखिए, ये विद्युत, इसी को हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। किसको? ये जो हम अभी बता रहे हैं कि बल किस दिशा में लग रहा है, इसी को हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। कंफ्यूजन दूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमें पता है कि F बराबर QE होता है। ठीक है, अब आप यहाँ पर एकांक आवेश रख रहे हैं, ठीक है, ये तो 1 बन गया, तो F किसके बराबर हो रहा है? E के बराबर। समझ गए ना? तो ये हमारे पास क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। जब हमने यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई माध्यम नहीं रखा, एक तरह से निर्वात है, उस स्थिति की बात जो है ये भी हम कर रहे हैं। अब हम अगली बार में क्या करते हैं कि जो है यहाँ पर एक परावैद्युत माध्यम यानी परावैद्युत पदार्थ जो है रख देते हैं। परावैद्युत पदार्थ के रूप में, यानी कि कुचालक, जिनको हम कहते हैं इंसुलेटर। परावैद्युत पदार्थ जैसे कि अभ्रक है, लकड़ी है, और अभ्रक हो गया, लकड़ी का बूरा हो गया, और भी जितने भी कुचालक है उनको हम, उनमें से हम किसी को भी रख सकते हैं। तो देखिए, ये जो है मैंने परावैद्युत पदार्थ के रूप में एक ये जो है अलग इंक से मैंने बनाया। अब हमने यहाँ पर बीच में क्या रख दिया? एक परावैद्युत पदार्थ जो है रख दिया। इस परावैद्युत पदार्थ या इंसुलेटर के कारण जो है इस बल पर क्या प्रभाव पड़ता है ये हम देखना चाह रहे हैं। देखिए,
इस परावैद्युत माध्यम का ध्रुवण होगा और इस ध्रुवण के कारण जो है ये प्लस आवेश यहाँ पर अंदर जो है माइनस आवेश प्रेरित करेगा और ये माइनस जो है इसके अंदर प्रेरण के कारण जो है प्लस आवेश प्रेरित करेगा। ठीक है, ये हम इसी चैप्टर में पढ़ चुके हैं, प्रेरण द्वारा आवेशन की विधि। तो उसके अकॉर्डिंग अब आप देखिएगा कि 1 कूलाम पर जो है किस प्रकार बल लगेंगे। देखिए अब हमारा ये प्लस है वो इस माइनस से आकर्षित होगा तो इसकी दिशा जो है कुछ इस प्रकार की हो जाएगी इससे, यानी ये प्लस इस माइनस की ओर आकर्षित होगा। इस तरफ प्लस है और यहाँ भी प्लस है तो दोनों के बीच में प्रतिकर्षण होने से जो है टोटल डायरेक्शन किस प्रकार की हो जाएगी, ई एम से मैं नोट कर रहा हूं दिशा। कब? जब हमने ये माध्यम रख दिया। देखिए पहले के अपोजिट हो गया, यहाँ पर विरोध हो रहा है ना, इन के आवेशों के प्लेटों के आवेशों के कारण जो बल लग रहा था इसके ऊपर पहले उसका अब विरोध होने लग रहा है तो पहले जितना बल नहीं लगेगा। तो ये जो प्रतिरोध का जो माप है, प्रतिरोध का माप, यही क्या कहलाती है, यही विद्युतशीलता कहलाती है। क्या कहलाती है? विद्युतशीलता कहलाती है। तो आप जो है परिभाषा आप ये इस प्रकार से लिखी हुई है, देखिए ये रही है हमारे पास परिभाषा। विद्युत क्षेत्र में किसी माध्यम के प्रतिरोध की माप को, यानी कितना प्रतिरोध हो गया, पहले किसी प्रकार का परावैद्युत माध्यम नहीं था, निर्वात था, अब माध्यम रख दिया हमने तो अब वो माध्यम जो है प्रतिरोध करेगा दोनों प्लेटों के बीच में, या एकांक आवेश पर जो लगने वाला बल था उसका क्या करेगा, विरोध करेगा। तो उस विरोध की कितनी माप है, कितना मान है, प्रतिरोध की माप को विद्युतशीलता कहते हैं। इसे एप्सिलॉन से सूचित करते हैं। ये रहा, ये ग्रीक वर्ड है एप्सिलॉन, इस प्रकार से बनाना है इसको, एप्सिलॉन या एप्साइलन दोनों ही बोल सकते हैं अपन। अब चलिए इस विद्युतशीलता का हमें मात्रक निकालना है तो कूलाम के नियम से देखते हैं। कूलाम का नियम हम पढ़ चुके हैं। दो आवेशों को अगर हमने आर दूरी पर रखा हुआ है और आपने जो है कोई माध्यम ले रखा है ना, किसी माध्यम में रखे हुए परावैद्युत माध्यम आपने रखा है तो देखिए क्या फॉर्मूला बनेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन। नोट नहीं लगाएंगे, वो तो निर्वात के लिए है, दोनों आवेशों का गुणनफल और आर स्क्वायर। यहाँ से एप्सिलॉन को ले लीजिए तो आपके पास बचेगा 1/4 पाई एफ। ठीक है, यही तो बच रहा, देखिए 1/4 पाई एफ और इधर जो है Q1 Q2 आर स्क्वायर। तो यहाँ से आप मात्रक निकाल सकते हैं आसानी से। 4 पाई तो कांस्टेंट है, बल का मात्रक न्यूटन हो गया, आवेश का मात्रक कूलाम, कूलाम कूलाम स्क्वायर, और ये आर स्क्वायर यानी कि दूरी का स्क्वायर यानी कि मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास मात्रक बन गया कूलाम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स 1 मीटर इनवर्स 2। ठीक है भाई, ये हमारे पास जो है विद्युतशीलता का मात्रक हो गया, परमिटिविटी का। रटने की जरूरत नहीं है, सिंपल ये कूलाम का नियम उपयोग में लीजिए और निकाल लीजिए। देखिए एक और मात्रक है इसका, परमिटिविटी का, विद्युतशीलता का अन्य मात्रक, वो कैसे निकालेंगे हम, वो भी इसी की सहायता से निकालेंगे। देखिए कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये तो हम निकाल ही चुके हैं ये वाला। अब इसी को थोड़ा सा इस तरह से लिख लीजिए, कूलाम स्क्वायर मीटर स्क्वायर में से 1 मीटर इसको दे दीजिए, 1 मीटर को अलग ही रखिए। तो ये हो गया हमारे पास न्यूटन मीटर, यानी कि बल इंटू विस्थापन कार्य, और कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। तो कूलाम स्क्वायर और ये जूल, ठीक है, जूल और ये मीटर। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ये हमारे पास कार्य बन गया जिसका मात्रक जूल लिख दिया। चलिए यहाँ से हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इस कूलाम स्क्वायर को ऐसे लिखते हैं, एक कूलाम ऊपर रहने देते हैं और दूसरे वाले कूलाम को इस जूल के नीचे ले लेते हैं, जूल प्रति कूलाम। अब हमारे पास बन गया जूल प्रति कूलाम। ये है विभव का मात्रक, यानी एकांक आवेश को जो अनंत से हम लाते हैं, एकांक आवेश का मात्रक तो कूलाम हो गया और उसको कार्य किया जाता अनंत से लाने में, वो जूल हो गया। तो ये विभव की परिभाषा से या विभव का मात्रक हमें मिल रहा है कूलाम। फिर यहाँ पर वोल्ट लिख दीजिए, विभव का मात्रक वोल्ट और ये मीटर। अब जो आपको ये दिखाई दे रहा है कूलाम प्रति वोल्ट, कूलाम प्रति
वोल्ट। तो चौथे चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि कूलाम प्रति वोल्ट जो है धारिता का मात्रक, धारिता का जो है एक तरह से मात्रक है, और धारिता के मात्रक को हम कहते हैं फेराड। कूलाम प्रति वोल्ट बनेगा धारिता, और इसको जो मात्रक होगा धारिता का वो है फेराड। फेराडे नहीं, फेराड। फेराडे तो आवेश का मात्रक जो हम पढ़ चुके हैं, तो फेराड, और ये लिखा हुआ है मीटर। फेराड के लिए एफ काम में ले लीजिए, तो एफ अपॉन मीटर। तो देखिए दो हमारे पास इसके मात्रक हो गए, किसके, विद्युतशीलता के, है ना। एक तो कूलाम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स 1 और मीटर इनवर्स 2, दूसरा है फेराड प्रति मीटर। तो ये आप जो है विद्युतशीलता के मात्रक जो है समझ गए होंगे। चलिए मात्रक पढ़ने के बाद और हम इम्पोर्टेंट बिंदु लिख लें कि हमारे पास जो विद्युतशीलता है कौन सी राशि है, अदिश राशि है। हवा या निर्वात की हम विद्युतशीलता बताएंगे तो उसको एप्सिलॉन नॉट, नीचे ये 0 लगा देंगे। ये किसके लिए आएगा, निर्वात या हवा के लिए, जब माध्यम कोई भी नहीं है, दोनों आवेशों को आपने जो है इस प्रकार से रखा बिना किसी माध्यम के, तो वहां पर निर्वात है एक तरह से, और उसका मान होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। और मात्रक मैंने अभी आपको बताया था कूलाम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स 2। ओके जी, ये जो है उसका आपके पास ये एप्सिलॉन नॉट यानी निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक हो गया। हवा या निर्वात को छोड़ करके कोई भी आपने अन्य माध्यम लिया, मान लीजिए कांच ले लिया, अभ्रक ले लिया, पानी ले लिया, या अन्य कोई भी माध्यम लिया, तो उसकी विद्युतशीलता को हम एप्सिलॉन या एप्सिलॉन से बताएंगे। और सदैव ध्यान रखिएगा कि हवा या निर्वात की जो विद्युतशीलता होती है वो किसी भी माध्यम की विद्युतशीलता से कम होती है। तो ये चीज मैं यहाँ पर लिख देता हूं आपके, अर्थात निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता क्या है, एप्सिलॉन नॉट। निर्वात की विद्युतशीलता सदैव माध्यम की विद्युतशीलता से, माध्यम की विद्युतशीलता से कम होती है, ये ध्यान रखिएगा। सबसे कम विद्युतशीलता किसकी होती है, निर्वात की। और निर्वात के अलावा जितने भी माध्यम हैं उन सब की विद्युतशीलताएं ज्यादा होगी। और निर्वात की विद्युतशीलता कितनी है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो जो भी अन्य माध्यम आप लेंगे उसकी विद्युतशीलता इस मान से ज्यादा ही होगी। चलिए एक और चीज आप ध्यान रखिएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका संख्यात्मक मान निकालें तो 4 का तो 4 पाई की जगह लिख देंगे 3.14। एप्सिलॉन नॉट का मान अभी अपन ने लिखा था 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है साहब, इसको आप जैसे सोल्व करेंगे तो आप पाएंगे 8.996 इंटू 10⁻9। और इसको मैं लगभग में कितना मान लूंगा, इसको 9 मान लूंगा, तो 9 इंटू 10⁻9। कांस्टेंट को याद कीजिएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कहीं लिखा हुआ है आपके, और उसका कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन है तो सीधा आप कितनी वैल्यू पुट करेंगे, 9 क्रॉस 10⁻9। चलिए आगे हम क्या करते हैं कि इसके दोनों तरफ जो है 4 पाई से गुणा करते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई, तो 4 पाई से तो 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। इस तरफ भी हम इसको 4 पाई से जो है मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 36 पाई इंटू 10⁻9 हो जाएगा। ये भी ध्यान रखिएगा, 1/एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, 36 पाई इंटू 10⁻9। और एक और इम्पोर्टेंट बात, चालकों की विद्युतशीलता। चालक कौन कौन से हैं, जैसे कि आपने लोहा ले लिया, सिल्वर ले लिया, चालक है ना, जो है कॉपर ले लिया, जितनी धातुएं हैं अधिकतर धातुएं क्या है, चालक है। अगर आपने उस माध्यम को जो है दोनों आवेशों के बीच में रख दिया तो क्या स्थिति बनेगी कि जो है वहां पर विद्युतशीलता का मान होगा एप्सिलॉन का, है ना, एप्सिलॉन का, वो कितना होगा, अनंत होगा। तो ये विद्युतशीलता का जो छोटा सा टॉपिक हमने लिया था वो आपके जो है कंप्लीट हो गया होगा। अब हम बात करते हैं परावैद्युतांक की। किसकी बात करेंगे, परावैद्युतांक। देखिए ये हमारा जो है बुक का टॉपिक है, परावैद्युतांक।
परावैद्युतांक कहें या जो है उसका दूसरा नाम भी और लिखा है परावैद्युत स्थिरांक, ठीक है, या हम उसको कह सकते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता। ये भी विद्युतशीलता जैसी है, केवल एक शब्द आगे लग रहा है आपेक्षिक विद्युतशीलता। इसको प्रदर्शित करते हैं अपन एप्सिलॉन आर या फिर के से, ठीक है, के से बताएंगे या फिर एप्सिलॉन आर से बताएंगे। देखिए ये वाला शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, आपेक्षिक विद्युतशीलता। समझ रहे हैं ना आप? यहां से जो है इसको आप कंप्लीटली समझ पाएंगे। 11वीं में हमने पढ़ा था गति के पाठ में कि जो गति किस प्रकार की है, वो सापेक्षिक राशि है। उदाहरण के लिए अपन ये देख सकते हैं कि मान लिया एक ट्रेन चल रही है, ट्रेन के डिब्बे में जो है दोनों सीटें जो आमने सामने लगी हुई है और वहां पर 2 व्यक्ति बैठे हैं और उनको बाहर से कोई भी जो है व्यक्ति निरीक्षण कर रहा है, तो उस बाहर वाले व्यक्ति के लिए वो दोनों गतिशील है। दोनों व्यक्ति ट्रेन के डिब्बे के साथ, क्योंकि ट्रेन गतिशील है तो वो दोनों भी कैसे हैं, गतिशील है। लेकिन दोनों आमने सामने वाले जो देख रहे हैं वो तो एक दूसरे को स्थिर पा रहे हैं। तो वहां पर सापेक्षिकता का बहुत महत्व है, ठीक है ना, कि हमें कोई एक ऐसा निर्देश तंत्र चुनना पड़ेगा जिसके सापेक्ष हम क्या कर पाएंगे, गति का जो है सही तरीके से वर्णन कर पाएंगे। तो वही शब्द है, आपेक्षिक कहो या सापेक्षिक कहो, रिलेटिव आ रहा है, रिलेटिव परमिटिविटी। तो यहाँ पर हम निर्देश तंत्र या किसके साथ तुलना करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात, विद्युतशीलता की जो है, विद्युतशीलता को तो अपन जानते हैं एप्सिलॉन है, ठीक है, परंतु इसकी जो हमें सापेक्ष लेना पड़ेगा। तो किसके सापेक्ष लेंगे इसको सापेक्ष लेंगे अपन निर्वात के सापेक्ष, निर्वात की विद्युतशीलता के सापेक्ष। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आपको कि वो केवल विद्युतशीलता थी, यहाँ पर वो निरपेक्ष थी, किसी के सापेक्ष नहीं थी, निरपेक्ष विद्युतशीलता थी। इससे पूर्व जो हमने पढ़ा परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, और ये है रिलेटिव परमिटिविटी, यानी कि आपेक्षिक विद्युतशीलता। तो इसको हमें किसी के सापेक्ष लेना पड़ेगा, और किसके सापेक्ष लेंगे, निर्वात की विद्युतशीलता के सापेक्ष लेंगे। तो सिंपल सा फॉर्मूला आप यहाँ बना सकते हैं कि सापेक्षिक या आपेक्षिक विद्युतशीलता, तो किसी माध्यम की विद्युतशीलता, इसको हमें किसके सापेक्ष स्टडी करना है, निर्वात की विद्युतशीलता के सापेक्ष स्टडी करना है। बस ये आपके पास जो है आपेक्षिक विद्युतशीलता की परिभाषा आ गई, फॉर्मूला आ गया। तो आप परिभाषा निश्चित रूप से बना लेंगे। क्या कहेंगे, किसी माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। एक बार और सुन लीजिए, किसी माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। बिल्कुल ही सिंपल तरीके से जो है हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। हमारी बुक में दूसरे तरीके से भी इसको परिभाषित किया गया है, दूसरे तरीके से, उस तरीके को भी हम जो है यहाँ पर जान लेते हैं। देखिए वहां पर जो है इसको इस प्रकार से परिभाषित किया गया, अभी हमने स्टडी भी किया था कि अगर हम 2 आवेशों को जो है r दूरी पर रखते हैं, पहले जब कोई भी माध्यम नहीं होता है, किसी भी प्रकार का माध्यम नहीं होता है, तो हम फोर्स F, कोई माध्यम नहीं होता मतलब वहां पर निर्वात होता है, तो निर्वात के लिए कूलाम के नियम से बल का मान जो है निकाल लेंगे। फिर हम यहाँ पर कोई भी माध्यम ले लें, वाटर ले लें, ग्लास ले लें, है ना, अभ्रक यानी कि माइका ले लें, कुछ भी मीडियम यहाँ पर ले लें, तो वहां पर भी कूलाम के नियम से बल तो लगेगा परंतु वो कम मिलेगा, ठीक है ना। वो F आप निकालेंगे मीडियम के लिए, दोनों का अनुपात कर देंगे तो भी जो है आप आपेक्षिक विद्युतशीलता को परिभाषित कर पाएंगे। तो एक अन्य वे में, अन्य डेफिनेशन हमारे पास ये हो गई कि जब निर्वात में जितना बल लग रहा था माध्यम में उतना बल नहीं लगेगा, है ना। दोनों आवेशों के बीच में जो है आपेक्षिक अन्योन्य क्रिया के कारण जो बल लग रहा था वो निर्वात की तुलना में माध्यम में कम हो जाएगा। और कितने गुना कम हुआ, जैसे कि 5 गुना कम हुआ या 10 गुना कम हुआ या 80 गुना कम हुआ, तो ये जो संख्या आ रही है 5 गुना कम होना, 10 गुना कम होना, 15 गुना कम होना, ये संख्या ही आपेक्षिक विद्युतशीलता है। ये संख्या ही क्या है, आपेक्षिक विद्युतशीलता है। तो आप समझ गए होंगे। तो जो हमारे पास नोट्स है उससे हम जो है इसका डायरेक्ट स्टडी कर लेते हैं। देखिए ये हमारा टॉपिक परावैद्युतांक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किससे बताते हैं, एप्सिलॉन
आर या फिर के से सूचित करते हैं। पहली परिभाषा हमने कहा कि नाम ही इसका आपेक्षिक आ रहा है, तो इसको किसके सापेक्ष जो है हम एक निर्देश तंत्र या किस राशि के सापेक्ष मापन करेंगे। तो मैंने कहा था कि भाई हवा या निर्वात की जो विद्युतशीलता है उसके सापेक्ष हम इसका मापन करेंगे। तो आपेक्षिक विद्युतशीलता का जो है हमने पहली डेफिनेशन यहाँ से दे दी। एक और ध्यान रखेंगे कि जो है माध्यम की विद्युतशीलता का मान जो है इन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। ये जो है मैंने इस रेशियो या अनुपात के आधार पर इसको डिफाइन किया है। माध्यम की विद्युतशीलता और हवा या निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युत स्थिरांक कहते हैं। अब जैसा कि जो है हमने अभी आपको बताया वो जो चीज कूलाम ने बहुत सारे प्रेक्षणों के आधार पर प्राप्त करी थी कि निर्वात में अगर आवेशों के मध्य हम विद्युत बल देखेंगे तो वो हमें सर्वाधिक प्राप्त होता है, जबकि विद्युत रोधी माध्यम जैसे कि कोई भी कुचालक या परावैद्युत पदार्थ के माध्यम रख देते हैं, जैसे कि गिलास है, अभ्रक है, लकड़ी है, यह कुचालक माध्यम है, इंसुलेटर है, के मध्य विद्युत बल जो है अपेक्षाकृत कम हो जाएगा। ठीक है, सुचालक माध्यम की उपस्थिति में बहुत ध्यान देने वाली बात है। आपने अभी तो विद्युत रोधी माध्यम रखा था, वहां तो बल का मान अपेक्षाकृत कम होता है, लेकिन अगर आपने सुचालक माध्यम रख दिया तो वहां पर जो बल का मान शून्य हो जाएगा, कोई बल ही कार्य नहीं करेगा। तो यहां से हमारे पास एक दूसरी परिभाषा आ जाती है, किसी माध्यम की उपस्थिति में आवेशों के मध्य बल निर्वात की तुलना में जितने गुना कम प्राप्त होता है, जितने गुना कम प्राप्त होता है उस राशि को उस माध्यम का प्रावैद्युतांक अथवा आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। यानी कि 5 गुना कम हुआ, 10 गुना कम हुआ या 20 गुना कम हुआ, तो ये 10, 5, 20 ये जो संख्याएं हैं ये उस माध्यम की क्या कहलाएगी, आपेक्षिक विद्युतशीलता कहलाएगी। चलिए, आपेक्षिक विद्युतशीलता को जो है हम इस प्रकार से बल के द्वारा भी डिफाइन कर रहे हैं कि भाई निर्वात में कितना बल है, एफ नोट लिखो, माध्यम में कितना बल है, एफ एम से लिखो। फिर आप कूलाम का नियम अप्लाई करेंगे। कूलाम के नियम को अप्लाई करने के लिए हमारे पास 2 स्थिर आवेश होंगे, उनको आर दूरी पर रखेंगे, तो उनके बीच जो कार्यरत बल होगा आकर्षण या प्रतिकर्षण उसको हम इससे देंगे। जब हमारे पास जो है निर्वात है तो एप्सिलॉन नॉट आएगा, और जब हम कोई माध्यम ले लेंगे उसी व्यवस्था को किसी माध्यम में रख देंगे तब हमारे पास कूलाम बल कुछ इस प्रकार से होगा। यहाँ पर केवल एप्सिलॉन लिखा जाएगा। अब समीकरण 1, 2 व 3 को हम अप्लाई कर लें। एफ नोट का मान समीकरण 2 से एफ एम यानी कि बल जब माध्यम रखा हुआ है दोनों आवेशों के बीच में, तो दोनों फॉर्मूले हम रखेंगे, जो कैंसिल होने वाले कैंसिल हो जाएंगे और हमारे को ये रिजल्ट मिल जाएगा जिसको कि हमने शुरुआत में ही लिखा है। अब देखिए विद्यार्थियों, इस रिलेशन से आप एक रिलेशन और प्राप्त कर सकते हैं कि किसी माध्यम में जो बल होगा वो निर्वात में जो बल है उसमें जो आप आपेक्षिक विद्युतशीलता का भाग दे दीजिएगा। ये न्यूमेरिकल सॉल्यूशन में जो है आपके काम आ सकता है। ठीक है, फिर जो है कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमने यहाँ पर नोट कर ली। ये आप पहले से ही जानते हैं कि किसी माध्यम की विद्युतशीलता सदैव निर्वात की विद्युतशीलता से ज्यादा होती है। अब यहाँ पर एप्सिलॉन नोट का हमने दोनों तरफ डिवाइड कर दिया। इसको आप जानते हैं, इस अनुपात को अभी पढ़ा है। यह है हमारी आपेक्षिक विद्युतशीलता, जिसको हम एप्सिलॉन आर से लिखेंगे। तो यहाँ पर एक रिजल्ट हमें मिल गया कि एप्सिलॉन आर यानी कि आपेक्षिक विद्युतशीलता का मान सदैव 1 से बड़ा होता है। नोट करिएगा, अर्थात किसी भी माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता सदैव 1 से बड़ी होती है। चलिए, चालकों की आपेक्षिक विद्युतशीलता, चालक आ गए भाई। चालक की विद्युतशीलता कितनी होती है, इन्फिनिटी होती है, पढ़ लिया हमने सर ये तो। और निर्वात की विद्युतशीलता कितनी होती है, निर्वात की विद्युतशीलता ये लिख ली सर हमने पढ़ लिया 8.85 × 10⁻12। चलिए, अनंत में इस छोटी सी संख्या का भाग दीजिए, अनंत में इस छोटी सी संख्या का भाग दीजिए, अनंत में इस छोटी सी संख्या का भाग दीजिए, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, अनंत का अनंत ही मिलेगा। तो हम कह सकते हैं अर्थात चालकों की आपेक्षिक विद्युतशीलता अनंत होती है। चालकों की आपेक्षिक विद्युतशीलता अनंत होती है। ये आप समझ गए होंगे पूरा टॉपिक। फिर एक बुक में सारणी बनाई हुई है, इस सारणी को भी आप याद कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में सीधा पूछ लिया जाता है।
सारणी परावैद्युत पदार्थों की आपेक्षिक विद्युतशीलता, ये जितने भी आपने यहाँ पर लिखा है ये सब जो है इंसुलेटर है, कुचालक है। तो यहाँ पर परावैद्युतांक कितना होगा? परावैद्युतांक का मतलब अगर आप जो है निर्वात में आवेशों को रखेंगे उसकी तुलना में जो है बल का मान कितने गुना कम हो जाएगा। अगर आपने कांच माध्यम ले लिया तो 5 से 10 गुना जो है उसका बल का मान कम हो जाएगा। हवा के लिए लिख रखा है, हवा निर्वात के लिए 1, ऑक्सीजन के लिए ये सब 1 के आसपास है, ठीक है ना। हवा, निर्वात, ऑक्सीजन ये सब 1 के आसपास है। बाकी सभी जो है काफी सारा बल का मान घटा देते हैं। देखिए कांच इतना घटाता, अभ्रक 3 से 6, पैराफिन मोम 2 से 2.5 और आशुद्ध जल डिस्टिल्ड वाटर यानी कि वो 80 गुना कम कर देता है। ग्लिसरीन जो है रबड़ 7 है। सुचालक जो है अनंत। यानी एक परीक्षा में आया भी था एक बार कि जैसे सिल्वर का परावैद्युतांक कितना होगा। अब आप ध्यान दीजिए सिल्वर जो है सुचालक है, कंडक्टर है, तो आपको सीधा आंसर वहां पर अनंत देना है। तो निश्चित रूप से ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। प्यारे विद्यार्थियों, आप वीडियो को पॉज करते हुए अपने नोट्स भी तैयार करते रहिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।